बुर्ज खलीफा के 150 कमरों वाला ससुराल। गरीब घर में दीवारों पर सीलन के दाग, एक कोने में पुरानी अलमारी रखी होती है। नेहा जमीन पर बिछी दरी पर बैठी होती है। उसके हाथ में टूटा हुआ फोन होता है। पीछे मधुबाला देवी चूल्हे पर खाना बना रही होती है। फोन अचानक वाइब्रेट करता है। मम्मी, वीडियो कॉल आ रही है दुबई से, आवाज थोड़ी कम करो। वो जल्दी से फोन को किताबों के ढेर पर टिकाती है, दुपट्टा ठीक करती है और कॉल उठा लेती है। स्क्रीन पर कई सारे लोग आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर, इस बार मैंने जो मार्केटिंग एनालिसिस किया है उसमें साफ दिख रहा है कि पिछले 3 महीनों में सेल्स बहुत कम हुई है। अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को सही टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंचाएंगे तो कंपनी को नुकसान होता रहेगा। एक एम्प्लॉय बीच में टोक देती है। नेहा, तुमने कितने साल हो गए हैं इस कंपनी में काम करते हुए? अब तो थोड़ी इंग्लिश भी सीख लेनी चाहिए। तुम्हारी वजह से हम किसी इंटरनेशनल क्लाइंट से बात ही नहीं करा सकते हैं। आई एम सॉरी मैम। वो नजरें झुका लेती है। स्क्रीन पर बैठे लोग फुसफुसाने लगते हैं। नेहा, तुम्हें सीखने की चाह ही नहीं है। हर बार बहाने, यहाँ माहौल ऐसा है, वहाँ माहौल वैसा है, ये सब नहीं चलेगा। नेहा कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी अचानक कॉल कट हो जाता है। मधुबाला देवी चूल्हा बंद कर देती हैं और नेहा के पास आकर बैठ जाती हैं। बेटा तो उनके लिए काम तो करती है, लेकिन ये लोग तो बहुत खड़ूस लगते हैं। मम्मी, उनकी कंपनी इंटरनेशनल है, इसलिए प्रेशर ज्यादा रहता है। मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, वो सभी एम्प्लॉय का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर वो आज कॉल पर होते तो मैडम को डांट देते और इतना बोलने की हिम्मत भी नहीं होती इनकी। कोई बात नहीं बेटा, जैसा तुझे सही लगे वैसा कर। हम तो तेरे लिए ही सब कर रहे हैं और जो थोड़ा बहुत पैसा है वो भी तेरा ही है। वो टूटे फोन की स्क्रीन को देखती है। अगले दिन सड़क पर ऑटो की कतार लगी होती है। महेश जी अपनी पुरानी सी ऑटो के पास खड़े होते हैं, सीट साफ करते हुए। उसी समय एक बहुत अमीर आदमी आकर ऑटो में बैठ जाते हैं। महंगे कपड़े, हाथ में काला बैग, चेहरे पर जल्दबाजी होती है। भैया मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, जल्दी चलो। महेश बिना सवाल की ऑटो स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही देर में वो एक बड़ी कंपनी के बाहर पहुंचते हैं। महेश जल्दी जल्दी उतर जाते हैं। महेश के हथेली में 2000 थमा देता है। अरे भाई साहब, इतने ज्यादा पैसे? रुको, मैं खुले पैसे दे देता हूँ। वो जेब से खुले पैसे निकालते हैं, लेकिन प्रीतम हाथ हिलाकर मना कर देता है। रख लो, देर हो रही है। और वो तेज कदमों से अंदर चला जाता है। महेश कुछ पल वहीं खड़े रहते हैं, फिर ऑटो लेकर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद महेश ऑटो स्टैंड पहुंचते हैं। वहां कई ऑटो वाले जमा होते हैं। एक ऑटो वाला अचानक ऑटो के पीछे देखता है। अरे महेश, तेरी ऑटो में ये किसका बैग रखा है? महेश पलट कर देखते हैं, पीछे सीट पर वही काला बैग रखा होता है। अरे, ये तो उन्हीं भाई साहब का बैग था, लगता है जल्दबाजी में रह गया। सारे ऑटो वाले पास आ जाते हैं। उनकी आंखों में चमक आ जाती है। अरे खोल के देख, बता दो ये चले, इसमें क्या है? महेश झिझकते हैं, लेकिन सबके कहने पर धीरे से बैग खोलते हैं। बैग खुलते ही अंदर डॉलर के बंडल रखे होते हैं। सारे ऑटो वाले सन्न रह जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो डॉलर है। अरे महेश, रहने दे यार, लक्ष्मी खुद चलकर तेरे घर आई है। अरे इतने पैसे से तू नया काम शुरू कर सकता है, ऑटो की नौकरी छोड़ देगा? महेश का चेहरा सख्त हो जाता है। वो बैग बंद कर देता है। मैं गरीब हूँ, ऑटो ड्राइवर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं हूँ। अरे सोच तो सही, बच्चों का भविष्य बन जाएगा। महेश कुछ नहीं कहते। वो फिर से बैग खोलते हैं, अंदर से एक आधार कार्ड निकालते हैं। महेश कार्ड उठाकर ध्यान से देखते हैं। इस बैग का मालिक भी किसी का बेटा होगा, किसी का पिता होगा। मैं इसे वापस करके ही दम लूंगा। सारे ऑटो वाले चुप हो जाते हैं। ऑटो स्टैंड के शोर के बीच महेश जी फिर से काला बैग खोलते हैं। महेश कार्ड निकालते हैं, नाम पढ़ते हैं प्रीतम कुमार। वो तुरंत पास की चाय की दुकान से फोन मिलाते हैं। हेलो भाई साहब, मैं महेश बोल रहा हूँ। आज आप मेरी ऑटो में बैठे थे, आपका एक बैग मेरी ऑटो में रह गया है। मैं आपसे मिलकर ये बैग आपको देना चाहता हूँ। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, अभी एक मीटिंग में हूँ। आप बैग अपने पास सुरक्षित रखिए, शाम को मैं खुद आकर ले लूंगा। जी भाई साहब, जैसा आप ठीक समझे। महेश फोन रख देते हैं और राहत की सांस लेते हैं। शाम को महेश जी के घर के सामने एक महंगी गाड़ी आकर घर के सामने रुकती है। प्रीतम जी उतरते हैं। महेश जी तुरंत बाहर आ जाते हैं। आइए भाई साहब, अंदर आइए। वो सम्मान से उन्हें कुर्सी पर बिठाते हैं और काला बैग लाकर उनके सामने रख देते हैं। ये लीजिए आपका बैग, जैसा का तैसा है। भाई साहब, थैंक यू सो मच। इसमें तो बहुत ज्यादा पैसे थे, मैं तो जल्दबाजी में आपके ऑटो में ही भूल गया था। वो महेश जी का हाथ थाम लेते हैं। वो सब तो ठीक है भाई साहब, बस आगे से थोड़ा ध्यान रखिएगा।
आप जैसे नेक इंसान बहुत कम है इस दुनिया में। अगर ये बैग आप तक न पहुंचता तो ये कब का गायब हो जाता और मुझे शायद कभी मिलता भी नहीं। वो सम्मान से सिर झुका देते हैं। महेश जी मुस्कुरा देते हैं। अब ये सिलसिला बन जाता है। जब भी प्रीतम जी इंडिया आते वो अपने बड़े काम छोड़कर भी महेश जी से जरूर मिलकर जाते। दोनों की दोस्ती अब सच्चे रिश्ते में बदल चुकी होती है। एक दिन प्रीतम जी महेश जी के छोटे से घर में बैठे होते हैं। मधुबाला देवी चाय रखकर अंदर चली जाती हैं। अंदर वाले कमरे से आवाज आती है, मम्मी कपड़े मैंने रख दिए हैं। महेश भाई, आपकी कोई बेटी भी है? हाँ भाई साहब, एक बेटी ही है। बस उसकी शादी कर दूं, फिर समझिए मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगा। अरे वाह, अच्छी बात है। इतना कहकर महेश जी उठते हैं और किसी काम से बाहर चले जाते हैं। प्रीतम जी कुछ पल सोच में पड़ जाते हैं। फिर अनजाने में उनकी नजर अंदर के कमरे की ओर चली जाती है। दरवाजा आधा खुला होता है। नेहा जमीन पर बैठी कपड़े ठीक कर रही होती है। प्रीतम जी वहीं रुक जाते हैं। कितनी संस्कारी, कितनी सुशील लड़की है। उनके चेहरे पर एक अलग ही संतोष उभर आता है। वो धीरे से फोन निकालते हैं जेब से और बिना शोर किए नेहा की एक फोटो ले लेते हैं। यह फोटो मैं घर जाकर सबको दिखाऊंगा। फिर वो शाम की फ्लाइट से दुबई चले जाते हैं। दुबई के बुर्ज खलीफा के अंदर बना शाही घर, बीच में गोल आकार का विशाल हॉल, ऊपर तक जाती कांच की छत, चारों तरफ चमकते झूमर, दीवारों पर इंटरनेशनल आर्ट लगी होती हैं। हॉल में पूरा परिवार बैठा होता है। कमला देवी चाय का कप रखते हुए बोलती हैं, आजकल आपकी इंडिया की ट्रिप कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हाँ, वहां मुझे कई काम होते हैं और अब वहां जाने का एक और कारण मिल गया है। वो जेब से फोन निकालते हैं और सबके सामने नेहा की फोटो दिखाते हैं। ये किसका फोटो है और आप हमें ये क्यों दिखा रहे हैं? कहीं आप इंडिया में गरीबों के साथ काम तो नहीं करने लग गए? ये गरीब नहीं है कमला, दिल से बहुत अमीर है। एक दिन इन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। जब भी मैं इंडिया जाता हूँ इनके और इनके परिवार से जरूर मिलता हूँ। ये लोग बहुत नेक इंसान हैं। आपको घर आते वक्त और कोई टॉपिक नहीं मिला क्या बात करने का? और ऊपर से हम इतने बड़े बुर्ज खलीफा के 150 कमरों वाले घर में किसी गरीब लड़की को क्यों बुलाएंगे और क्यों ही उसे अपने घर की बहू बनाएंगे? पापा जी, आप इंडिया काम देखने जाते हैं या ऐसे फालतू लोगों से मिलने? शिल्पा, इंसान की कीमत उसके घर से नहीं उसके संस्कारों से होती है। ऐसी संस्कारी लड़कियां आजकल बहुत कम मिलती हैं। संस्कार अपनी जगह है, लेकिन हैसियत भी कोई चीज होती है। हमारा घर कोई आश्रम नहीं है। प्रीतम जी सबको देखते हैं। कोई उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है। वो धीरे से फोन बंद करते हैं। रात को बुर्ज खलीफा के 150 कमरों वाले घर की एक शांत बालकनी में दूर तक दुबई की चमकती रोशनी दिखती है। प्रीतम जी और राघव आमने सामने बैठे होते हैं। बेटा, वो लड़की तुझे कैसी लगती है? पापा, वो तो हमारी कंपनी में ही काम करती है, ऑनलाइन। नेहा नाम है उसका। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि उससे बात कैसे करूं। वो बहुत सीधी है, अपने काम से काम रखती है। इतने साल हो गए उसे हमारी कंपनी के साथ काम करते हुए, लेकिन आज तक हम दोनों का कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो पाया। अगर तू कहे तो मैं खुद उसके घर रिश्ता लेकर चलूं। हाँ पापा, अगर आप साथ हो तो मुझे हिम्मत मिलेगी। अगली सुबह राघव अच्छे कपड़े पहनकर तैयार खड़ा होता है। वो हॉल में आकर ऊंची आवाज में बोलते हैं, अरे कमला, मैं और राघव आज इंडिया रिश्ता लेकर जा रहे हैं। तुम लोगों को चलना है या नहीं? हमें कहीं नहीं जाना और हम किसी गवार लड़की के घर रिश्ता लेकर नहीं जाएंगे। न ही वो मेरे बुर्ज खलीफा घर की बहू बनेगी। अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं सब कुछ अकेले ही फाइनल करके आ जाऊंगा। फिर मत कहना कि मैंने कुछ बताया नहीं। ऐसे कैसे अकेले फाइनल करके आ जाओगे? प्रीतम जी जवाब नहीं देते, बस राघव की तरफ देखते हैं। कुछ ही घंटों बाद पूरा परिवार मजबूरी में फ्लाइट में बैठा होता है। कमला देवी और शिल्पा आपस में धीमी आवाज में बातें करती रहती हैं। देखो मम्मी, कहीं बुर्ज खलीफा और कहाँ ये छोटे से घर। कमला देवी भी नाक सिकोड़ लेती है। महेश जी का छोटा सा घर मधुबाला देवी चाय लेकर आती है। आइए भाई साहब, आइए। घर छोटा है लेकिन ठीक है। पता नहीं क्या देखा है पापा जी ने। मधुबाला देवी चुप रहती हैं, लेकिन नेहा सिर झुकाए चाय परोसती है। उसकी सादगी और शांति राघव का दिल छू जाती है। थोड़ी देर बातचीत के बाद, महेश भाई, हमें आपकी बेटी पसंद है। अगर आप राजी हो तो हम ये रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। हमारी बेटी आपकी अमानत है। अगर वो खुश रहेगी तो हमें और क्या चाहिए? राघव पहली बार नेहा की तरफ देखता है। नेहा हल्की सी नजर उठाकर सिर झुका लेती है। तो फिर तय रहा, ये रिश्ता आज ही पक्का होता है। रिश्ता पक्का होने की खबर आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। नेहा के घर के बाहर पड़ोस की औरतों का झुंड लग जाता है। अरे नेहा की तो किस्मत खुल गई है। कहा तो मोबाइल पर काम करती रहती थी और आज देखो बुर्ज खलीफा ही उसका ससुराल बन गया। नेहा, तेरी तो लॉटरी निकल गई। लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ जाकर तुझे बहुत एडवांस बनना पड़ेगा।
ऐसे अमीर घरों में सिर्फ अच्छाई से काम नहीं चलता। ये बड़े लोग ना जब चाहें किसी को अपने घर से निकाल देते हैं और जब चाहे रख लेते हैं। उनकी बातें नेहा के दिल में तीर की तरह चुभ जाती है। नेहा खिड़की के पास बैठी होती है, आसमान की ओर देखती है। मैं इतने बड़े परिवार की बहू बनने जा रही हूँ, लेकिन वहाँ का माहौल कैसा होगा? कहीं मैं वहाँ जाकर फेल तो नहीं हो जाऊंगी? सब लोग मेरी इंसल्ट करेंगे। मेरी सादगी कहीं मेरी कमजोरी न बन जाए। कुछ ही दिनों बाद नेहा लाल जोड़े में सजी हुई आंखों में डर और उम्मीद दोनों होते हैं। राघव शांत मुस्कान के साथ उसके पास बैठा होता है। फेरे पूरे होते हैं। जहाँ भी रहे खुश रहना बेटा, अपने आप को कभी छोटा मत समझना। एयरपोर्ट पर पहली बार इतनी रौनक होती है। नेहा के हाथ में बोर्डिंग पास, आंखों में आंसू होते हैं। फ्लाइट के अंदर बैठते ही नेहा खिड़की से बाहर देखती है। शाम को बुर्ज खलीफा के अंदर बना 150 कमरों वाला शाही घर मुख्य गेट के सामने नेहा दुल्हन के जोड़े में खड़ी होती है। जैसे वो दहलीज पर पहला कदम रखती है, अचानक इलेक्ट्रॉनिक गेट अपने आप खुल जाते हैं। पूरा घर एक साथ रोशनी से जगमगा उठता है। झूमर जल उठते हैं। दीवारों पर लगी लाइट्स ऊपर तक दिख जाती है। दरवाजे से ऊपर तक कमरे ही कमरे दिखाई देते हैं, मानो आसमान तक घर बना हो। नेहा की आंखें फैल जाती हैं। वो हैरान खड़ी रह जाती है। यहाँ तो लोग सिर्फ देखने आते हैं बुर्ज खलीफा, और मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरा ससुराल ही बुर्ज खलीफा बन गया। सब लोग सही कहते थे, सच में इसमें 150 कमरे हैं। ऊपर तक बस कमरे ही कमरे बने हैं। उसकी आंखों में चमक होती है, लेकिन साथ में डर भी होता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने बड़े परिवार की बहू बनूंगी। तभी ढोल नगाड़ों की आवाज, फूलों की बारिश और स्टाफ की कतार आती है। वेलकम बहू रानी। नेहा के सामने आरती की थाली आती है। हर चीज शाही होती है। इतना बड़ा घर तो तुमने पहली बार देखा होगा ना, है ना? नेहा चुप रह जाती है, नजरें झुक जाती हैं। तुम जैसे लोग तो झोपड़ियों में रहते हैं। गवार लोगों की हैसियत तो होती नहीं, बस अमीर घर के लड़कों को फंसा लेते हैं और फिर उनके घर में शादी करके चली आती है। नेहा की आंखें भर आती हैं। वो सिर झुका लेती है, शर्मिंदा हो जाती है। अगली सुबह बुर्ज खलीफा के 150 कमरों वाले घर में रौनक कुछ ज्यादा ही होती है। घर के बाहर काले सूट में सिक्योरिटी गार्ड, कान में वायर लगाए बॉडी गार्ड, हर एंट्री पर स्कैनिंग होती है। अंदर एक ड्राइवर बच्चे को लग्जरी कार्ड में स्कूल छोड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है। जिम, स्विमिंग पूल, प्ले जोन, हर जगह के लिए अलग अलग गाड़ियां होती। नौकरों की ड्रेस भी किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं होती। सफेद कोट, गोल्डन बटन, हाथों में ग्लव्स। नेहा ये सब देखती है। हर चीज महंगी, हर चीज परफेक्ट होती है। उसका दिल और ज्यादा घबरा जाता है। नेहा अपने कमरे में अलमारी के सामने खड़ी होती है। उसके सूट एक तरफ सिमटे होते हैं। तभी दरवाजा खुलता है। कमला देवी, शिल्पा और प्रियंका अंदर आती हैं। वो ऊपर से नीचे तक नेहा को देखती हैं। आज मुंह दिखाई की रस्म होगी, ढंग से तैयार होना। दुबई के बड़े लोग आने वाले हैं। तूने इस घर में आकर वैसे भी हमारी बहुत बेइज्जती करवा दी है। अब कम से कम थोड़े ढंग के कपड़े पहन लेना। हाँ, ऐसा न हो कि लोग पूछ बैठे इसे कहाँ से उठा के लाए हो। कमला देवी और शिल्पा मुड़कर बाहर चली जाती हैं। प्रियंका नेहा के पास आकर बैठ जाती है। भाभी आप टेंशन मत लेना, मैं आपकी साथी हूँ। मम्मी कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएंगी। दीदी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। यहाँ के हिसाब से लोग क्या पहनते हैं। प्रियंका मुस्कुराती है, अलमारी खोलती है। वो एक खूबसूरत सॉफ्ट कलर की एलिगेंट ड्रेस निकालती है। न ज्यादा दिखावा, न ज्यादा सादगी। ये पहनिए, इसमें आप जैसी हैं वैसे ही लगेंगी, सिंपल। वो खुद नेहा को ड्रेस पहनने में मदद करती है। भाभी, घर बड़ा हो या छोटा हो, दिल बड़ा होना चाहिए और आपका दिल सबसे बड़ा है। बुर्ज खलीफा के आलीशान हॉल में चमचमाती लाइट्स, ग्लास की दीवारें और चारों तरफ इंटरनेशनल मेहमान आए होते हैं। नेहा हल्के रंग की साड़ी में थोड़ी घबराई सी खड़ी होती है। चारों तरफ से लोग उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। She is so elegant. Raghav is very lucky. She is so simple and graceful. नेहा सब सुनकर और घबरा जाती है। उसे लगता है सब उसका नाम पूछ रहे हैं। वो हिचकिचाते हुए आगे बढ़ती है। Myself, नेहा। इतना सुनते ही पास खड़े कुछ लोग हल्का सा हंस पड़ते हैं। नेहा और ज्यादा घबरा जाती है। अरे वाह, बिल्कुल पहली क्लास की बच्चे की तरह इंट्रोडक्शन दे रही हो। ये लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, नाम नहीं पूछ रहे। अगर आने से पहले थोड़ी इंग्लिश सीख लेती तो अच्छा रहता। नेहा की आंखें चुक जाती हैं। चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। तभी प्रियंका आगे बढ़कर बात संभाल लेती है। Oh no, you all misunderstood. She is my sister-in-law and she is the best, pure at heart. मेहमान फिर से मुस्कुरा देते हैं। अगले दिन बुर्ज खलीफा के ऊपरी फ्लोर पर बना खूबसूरत गार्डन बना होता है। नीचे पूरी दुबई जगमगा रही होती है। नेहा एक बेंच पर बैठी होती है। भाभी चलो, मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। जिस चीज के लिए हमारा घर सबसे ज्यादा फेमस है वो तो आपने अभी तक देखा ही नहीं। हाँ मुझे पता है यहाँ 150 कमरे हैं, लेकिन इतने सारे कमरों में आखिर है क्या?
यहाँ का हर कमरा अलग अलग थीम पर बना है। जिस कमरे में कैमरा देखोगे उसकी डिजाइनिंग अलग होगी। आपके रूम में भी आपने देखा ही होगा। हाँ, मेरे रूम में तो पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे हैं। हाँ, भैया को नेचर बहुत पसंद है, इसलिए आपका रूम ग्रीन थीम पर है। दोनों चलते चलते एक एक कमरे में देखने लगती हैं। कहीं रॉयल गोल्डन थीम, कहीं समुद्र जैसा ब्लू कमरा, कहीं रेगिस्तान की थीम, तो कहीं मॉडर्न आर्ट से भरा कमरा होता है। नेहा हर कमरे को देखकर हैरान होती जाए। प्रियंका एक बड़े शांत कमरे का दरवाजा खोलती है। अंदर खूबसूरत मंदिर होता है, दिए, घंटी और भगवान की मूर्तियां होती हैं। अरे, विदेश में आकर भी आप लोगों ने पूजा पाठ नहीं छोड़ा? नहीं भाभी, मम्मी पापा बहुत धार्मिक हैं। इस घर में सबसे पहले यही मंदिर बनवाया गया था। नेहा के चेहरे पर सुकून उतर आता है। अगले दिन एक कमरे की बड़ी सी खिड़की के पास नेहा रुक जाती है। नीचे लोग बुर्ज खलीफा के बाहर खड़े होकर फोटो खींच रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने आलीशान जगह में रहूंगी। जिस इमारत के बाहर लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, मैं उसके अंदर रह रही हूँ। लेकिन क्या मैं इस दुनिया में खुद को संभाल पाऊंगी? नेहा कमरे की बड़ी सी खिड़की के पास झांक झांक कर बाहर देख रही होती है। नीचे जगमगाती सड़कें, तेज रफ्तार गाड़ियां और दूर तक फैली ऊंची ऊंची इमारतें। उसकी आंखों में उत्सुकता साफ झलक रही होती है। तभी दरवाजा खुलता है, राघव अंदर आता है। अरे, क्या हुआ? कुछ खो गया है क्या तुम्हारा? नहीं, कुछ खोया नहीं है। बस सोच रही थी कि दुबई बाहर से कितना अच्छा लगता है। हमेशा सुना है लोग दुबई जाते हैं, रात में यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें, लाइट्स, सब कितना सुंदर लगता होगा। चलो, आज मैं तुम्हें दुबई ही घुमा देता हूँ। नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखती है। राघव उसका हाथ पकड़ता है और दोनों नीचे हॉल में आ जाते हैं। प्रियंका, नीचे आओ जरा, आज तेरी भाभी को दुबई घूमने ले चलते हैं। हाँ हाँ, अब तो तुम दोनों को कोई काम ही नहीं है ना इसकी खातिरदारी के लिए। ये इस घर की बहू है, कोई बच्ची नहीं है जो तुम इसकी इतनी परवाह कर रहे हो। मामी जी, आपको तो पता ही है गांव के लोग कितने अटेंशन सीकर होते हैं। बस सबका ध्यान चाहिए। यहाँ आकर भी सब पर राज करने की कोशिश कर रही है। नेहा की आंखें झुक जाती हैं। राघव तुरंत आगे बढ़ता है। मम्मी, ये पहली बार अपने घर से इतनी दूर आई है। दुबई जैसे बड़े शहर में आई है तो उसका भी मन करता है घूमने का। इसमें गलत क्या है? मम्मी, घूमने से भाभी का मन भी हल्का हो जाएगा। कुछ देर बाद तीनों बाहर निकलते हैं। कार में शेख जायद रोड पर दिख रहे होते हैं। चारों तरफ चमचमाती इमारतें होती हैं। इतनी ऊंची इमारतें, सच में सब सपने जैसा लग रहा है। सबसे पहले वो दुबई मॉल पहुंचते हैं। फाउंटेन के पास खड़े होकर नेहा नाचते पानी और लाइट्स को देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो बुर्ज खलीफा व्यू पॉइंट जाते हैं। राघव, यहाँ तो पूरी दुनिया छोटी लग रही है। राघव मुस्कुराता है। उसके बाद जुमेरिया बीच, समंदर की लहरें, ठंडी हवा। नेहा पहली बार इतना साफ और शांत समंदर देखती है। फिर पाम जुमेरा और अटलांटिस होटल। नेहा हर चीज देखकर बच्चों की तरह खुश हो जाती है। शाम को डेजर्ट सफारी, रेत पर गाड़ी की मस्ती, ऊंट की सवारी और लोकल डांस करते हैं। आज तो मैंने अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा हंसी है। अगर थोड़ी सी खुशियां देने से मेरी पत्नी मुस्कुरा सकती है तो इसमें दिक्कत ही क्या पता नई मम्मी और भाभी को ये अच्छी क्यों नहीं लगती। एक दोपहर स्कूल से लौटते हुए ऋतिक चुपचाप घर में आता है। उसके हाथ में एक मुड़ा तोड़ा पेपर होता है। जैसी शिल्पा उसकी कॉपी देखती है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ये क्या है? हिंदी में 0 नंबर? हिंदी तो हमारी मातृभाषा है और तुम उसे ही नहीं बोल पा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पूरे स्कूल में मेरी नाक कटवा दी तुमने। सारे टीचर्स मुझे जानते हैं और आज सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मम्मी, मैंने आपको कितनी बार कहा है मेरे लिए एक हिंदी का ट्यूशन टीचर लगवा दो। कितने ट्यूशन बदलूं मैं? तुम अपनी हरकतों से सुधरते ही नहीं। अब बदतमीजी की हद हो चुकी है। ये कहते हुए वो गुस्से में वहां से चली जाती है। ऋतिक को एक कोने में जाकर बैठ जाता है, सिर घुटनों में छिपा लेता है और चुपचाप रोने लगता है। उसी वक्त नेहा वहां आती है। वो धीरे से उसके पास बैठती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है। अरे बेटा, इसमें रोने की क्या बात है? जैसे तुम्हें हिंदी नहीं आती वैसे ही मुझे इंग्लिश नहीं आती। ऋतिक हैरानी से उसकी तरफ देखता है। मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा सकती हूँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, और बदले में तुम मुझे इंग्लिश पढ़ा देना। सीखना कोई शर्म की बात नहीं होती बेटा। चाची, सच में आप मुझे हिंदी पढ़ा दोगी? हाँ बेटा, जरूर। मेहनत करोगे तो सब समझ आ जाएगा। कुछ दिन बाद नेहा रोज समय निकालकर ऋतिक को बिठाकर प्यार से हिंदी पढ़ाने लगती है। कहानी सुनाकर, उदाहरण देकर, धीरे धीरे शब्द समझाकर। ऋतिक अब रोता नहीं बल्कि पढ़ने में दिल लगाने लगता है। स्कूल में अगला टेस्ट होता है। रिजल्ट के दिन ऋतिक खुशी से दौड़ता हुआ घर आता है। मम्मी देखो, मेरे हिंदी में कितने अच्छे नंबर आए हैं। सब लोग पेपर देखते हैं। हिंदी में क्लास टॉपर और सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। ये तो कमाल हो गया।
इतने अच्छे नंबर, ये कैसे? चाची, मेरी चाची सबसे बेस्ट है। उन्होंने मुझे ऐसे पढ़ाया कि सब कुछ समझ में आ गया। नेहा हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ी रहती है। बुर्ज खलीफा के उस आलीशान घर के लंबे हॉल में सास कमला देवी अपने कमरे के बाहर खड़ी होती है। अचानक उनके पैरों में तेज दर्द उठने लगता है। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो जाती हैं। अरे कोई है क्या? कोई मेरे पैर दबा देगा क्या? लेकिन घर इतना बड़ा और उस वक्त सारे नौकर अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। कोई आवाज नहीं सुन पाता। उसी समय वहां से शिल्पा गुजर रही होती है। बेटा शिल्पा, जरा रुकना, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी देर दबा दे। शिल्पा रुकती है, अपने हाथों को देखती है और हल्के से नाक सिकोड़ती है। मामी जी, ये सब मेरी बस का काम नहीं है। अभी अभी मैंने नए नेल्स लगवाए हैं, खराब हो जाएंगे। इतने बड़े बुर्ज खलीफा वाले ससुराल में भी मैं बड़ी बहू हूँ, मैं आपके पैर दबाऊं? मेरे घर में एक रेपुटेशन है, फिर नौकर किस लिए रखे हैं? इतना कहकर वो बिना पीछे देखे चली जाती है। कमला देवी की आंखों में थोड़ी नमी आ जाती है। वो चुपचाप वहीं खड़ी रह जाती है। ये सब कुछ दूर खड़ी नेहा सुन रही होती है। नेहा तुरंत आगे बढ़ती है। मम्मी जी, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, लाइए मैं दबा देती हूँ। कमला देवी कुछ कहने की ही वाली होती है, लेकिन नेहा पहले ही नीचे बैठ जाती है। वो प्यार से उनके पैर अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे दबाने लगती है। मम्मी जी, ये घर कितना बड़ा है ना, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ का मंदिर लगी। कमला देवी चुपचाप सुनती रहती हैं। कहीं भी चले जाओ, कितना भी अमीर हो जाओ, लेकिन अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी चाहिए। आप लोगों ने यहाँ मंदिर बनवाया, ये बहुत अच्छी बात है। मम्मी जी, आप लोग मुझे अपना कर तो देखिए। मैं तो आप सबको अपना ही मानती हूँ। मैं दिल से सबको बहुत प्यार करती हूँ। बेटा तू सच में बहुत अच्छी है। नेहा बस मुस्कुरा देती है और उनके पैर दबाती रहती है। अगले दिन से कमला देवी के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। एक सुबह बुर्ज खलीफा के उस शाही ड्राइंग हॉल में सास कमला देवी सबको बुलाती है। उनके चेहरे पर आज अलग ही चमक होती है। मेरी छोटी बहू नेहा के स्वागत में कल एक ग्रैंड पार्टी होगी। इस पार्टी में मिलेनियर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन और कई शेख साहब आने वाले हैं। ये सुनते ही पूरे घर में हलचल मच जाती है। मम्मी, फिर तो अब मुझे नेहा को शॉपिंग भी करानी पड़ेगी। ऐसी पार्टी में शादी बहू नहीं चलेगी। हाँ बेटा, बिल्कुल। तुम अभी मॉल चली जाओ दोनों, और जैसी ड्रेसेस घर की बहू को शोभा दे वैसी ही लेना। शिल्पा और नेहा दुबई के सबसे बड़े मॉल में जाती हैं। चारों तरफ लग्जरी ब्रांड्स, चमचमाती लाइट्स और शीशे लगे होते हैं। ये देखो, ये भी ट्राई करो। आज तुम सिर्फ मेरी देवरानी नहीं, मेरे परिवार की शान हो। आखिरकार एक प्रिंसेस स्टाइल ड्रेस फाइनल होती है। नेहा आईने में खुद को देखकर थोड़ा चौंक जाती है। दीदी, मैं सच में ऐसी लग रही हूँ? आज तुम सच में किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही हो। अगले दिन बुर्ज खलीफा के अंदर पूरा हॉल रोशनी से जगमगा रहा होता है। महंगे सूट, रॉयल गाउन और चारों तरफ शेख और बड़े बड़े अमीर लोग। तभी शिल्पा और नंद प्रियंका नेहा को लेकर एंट्री करती हैं। नेहा प्रिंसेस ड्रेस में इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि कुछ पल के लिए सबकी नजरें वहीं ठहर जाती हैं। माइक हाथ में लेकर नेहा स्टेज पर जाती है। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ वंडरफुल फैमिली. This house taught me that real wealth is not rooms or money, but the hearts that accept you. पूरी स्पीच इंग्लिश में सुनकर हॉल में कुछ सेकंड्स की खामोशी छा जाती है। फिर जोरदार तालियां गूंज उठती हैं। सब हैरान हो जाते हैं। शेख भी एक दूसरे को देखकर सिर हिलाते हैं। नेहा जब स्टेज से उतरकर शिल्पा के पास आती है। नेहा, तुमने तो आज बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। इतनी जल्दी और इतनी सुपरफास्ट इंग्लिश कैसे सीख ली? दीदी, ये सब आपके बेटे का कमाल है। मैंने उसे हिंदी सिखाई और उसने मुझे आइडिया दिया कि चाची आप YouTube से इंग्लिश सीख लो। बस मैंने सीख ली। भाभी, आप तो एकदम फास्ट लर्नर निकली। अब तो आपने सबके छक्के छुड़ा दिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। बाहर और अंदर लोग बुर्ज खलीफा के साथ फोटो खिंचवाते रहते हैं। अगले दिन पूरा परिवार बुर्ज खलीफा की छत पर खड़ा होता है। सबके हाथ में कॉफी के कप होते हैं। आज मेरा परिवार पूरा हो गया। नेहा तो हमारे बुर्ज खलीफा के 150 कमरे वाले घर की असली दौलत है। कमरे तो बहुत है मामी जी, लेकिन दिल की जगह आज नेहा ने भर दी है। सब जोर से हंस पड़ते हैं।